हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भारतम पीसीएस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः मैं रामेंद्र मिश्रा और अपनी पीसीएस के लिए पीवाईक्यू की श्रृंखला में ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है उसमें आज तीसरी क्लास के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एज ए टोल्ड, पहले ही हमने आपको बताया था कि हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों हम पैरेलल चलाते रहेंगे। आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की ये पहला पीवाईक्यू है पीवाईक्यू की श्रृंखला में। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी आपका इकोनॉमी का भी पीवाईक्यू चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं। सो आई होप आप चैनल्स पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जुड़ गए होंगे और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। एज ए टोल्ड इन ऑल द क्लासेस कि ये जो पीवाईक्यूज हैं या संभावित प्रश्न हैं, ये यूपी पीसीएस हो गया या उस प्रकार के अन्य जो पीसीएस है उस सबके लिए समान रूप से सहायक है, हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया? सही उत्तर के चयन हेतु जो नीचे कोड दिया है उसके हिसाब से आंसर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास हो रही है, ये तो ऑब्वियसली बात है, इसमें इंडिया के बारे में जो भारत का बेसिक है, अड़ोस पड़ोस में कौन है, लंबाई चौड़ाई क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, उस सब की चर्चा हम करेंगे। उस पर आधारित प्रश्न ही यहाँ पर आपके सबके सामने है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ऑब्वियसली बात है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, ना जनसंख्या के मामले में ना भौगोलिक आकार के मामले में भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। दैट मीन्स जो इसका एरिया है, टोटल जो हमारा स्थल मंडल है उस पर कितना इसका एरिया है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। 2.4% बिल्कुल ठीक बात है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है। क्या वर्ड यूज किया उसने? उष्ण कटिबंध, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ये भी गलत है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या आता है? दोनों ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाके आते हैं। जबकि जो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स है, 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, वो क्या करती है? भारत को बीच से काटती है। यानी उत्तर का भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। स्टेटमेंट गलत हो गई। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसका उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यस, इट्स ट्रू, यहाँ पर पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन सा ठीक है? दूसरा ठीक है और चौथा ठीक है। हमारा उत्तर क्या हो गया भाई? डी। ठीक है, तो इस प्रकार एक एक स्टेटमेंट को हम देखते रहेंगे, हमको आंसर मिलता चला जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका आंसर डी दिया हुआ है। अभी आगे के स्लाइड्स पे कुछ मैप भी मैंने लगा दिए हैं ताकि आपको ये और अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फैक्ट क्या क्या हो गए जो हमारे काम के फैक्ट्स हैं यहाँ पर? नंबर 1, इंडिया का एरिया कितना है? 2.4% क्षेत्रफल जो है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। इसी प्रकार पूरा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत सब ट्रॉपिकल रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही। अब देखिए सवाल में आंसर देकर के सवाल दिया हुआ है। ठीक है, परंतु इसकी अब ये प्रश्न पुराना है। ठीक है, तो क्या है कि टोटल एरिया तो हमारा 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन के बेस पर क्वेश्चन कर रखा है उसने कि टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हम उसका 16% है, 17% है, 18% है, 28% है। ठीक है, तो जब ये सवाल पूछा गया था जिस साल, उस साल भी देखा जाए तो हम एट दैट टाइम कितना हुआ करते थे? तब हम 17% हुआ करते थे। प्रेजेंटली इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कितना है? अराउंड 7.8%, 17.8%। इस धरती पर, इस गोले पर हमारे जैसे 2 पैरों पर चलने वाले 8 अरब मनुष्य रहते हैं। उसमें से 1.5 अरब लोग
कहाँ पर रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? लगभग ये 17.8% है। तो अब अगर दोबारा से ये प्रश्न आता है कहीं पर राउंड फिगर में, वो इसी को 18% भी लिख सकता है। आंसर हमारा ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एट दैट टाइम इसका आंसर क्या था? 17% था। 17% दुनिया की कुल आबादी का भारत में रहता है। ऐसे ही अब बात करते हैं कि भाई दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश कौन कौन से हैं। आपको ध्यान में था कुछ समय पहले तक सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री चाइना हुआ करता था, लेकिन अभी 1.5 वर्ष पहले ही भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश दुनिया का हो गया है। अभी हमारे यहाँ लगभग 1.5 अरब लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश अगर हम पूछते हैं कौन सा है, तो हमको दिखाई दे रहा है वो कौन है भाई? वो चाइना है ना। इसके बाद और कौन कौन से देश हैं? तो मैंने केवल आपकी जानकारी वृद्धि के लिए यहाँ पर कुछ प्रमुख देशों के नाम लगा दिए हैं, जैसे लिख दिए हैं। जैसे सर्वाधिक आबादी दुनिया में किसकी है? भारत की, हिंदुस्तान की, 1.46 बिलियन। अब ये 1.5 बिलियन हो चुकी है, ऐसा आप मान करके चलिए। अभी 2026 में जनगणना सेंसस चल रही है, घर घर जाकर के आबादी को गिना जा रहा है। उसका रिजल्ट संभवतः अगले 1-1.5 साल में आ जाएगा। वो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो लगभग जो आबादी मिलेगी वो 1.5 अरब के आसपास हमको मिलेगी। दूसरा चाइना है, जिसकी आबादी लगभग 1.45 बिलियन के आसपास है, यानी हमसे केवल वो 2-3 करोड़ ही पीछे है लोग। उसके बाद अमेरिका आता है, जिसकी आबादी 345 मिलियन, 34.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये लोग हमारे मुकाबले आबादी में कहीं भी नहीं ठहरते हैं। फिर इंडोनेशिया है, जहाँ पर 28 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान लगभग 26 करोड़, नाइजीरिया 24 करोड़, ब्राजील 22 करोड़, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है उसकी भी जो आबादी है वो लगभग 18 करोड़ के आसपास है, 178 मिलियन। फिर रशिया है, फिर मैक्सिको है। इस प्रकार क्रम है ये आबादी का। तो ये ध्यान रखना है, जो भारत की आबादी है दुनिया की टोटल आबादी यानी 8 अरब का कितने प्रतिशत है? 17.8% है। अब के टाइम में 2011 में कितनी थी? 17.5% थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न जो कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा, यानी दो यहां पर अलग अलग उसने टर्म्स दी हुई हैं, कौन सा सही नहीं है? विच मैचेस आर नॉट करेक्ट। यहां पर सवाल बेशक हिंदी में लिखा है, मैं आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों किए दे रहा हूं। ठीक है, तो कौन कौन से मैच करेक्ट नहीं है? पहला मैच क्या कह रहा है? टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आप लोगों ने सुना होगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। ठीक है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इज इट ट्रू और नॉट? यस, इट्स ट्रू। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो लैटिट्यूड्स में कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक टोटल कितना फैला हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इज इट ट्रू? यस। ठीक है, जो इंडिया का मेन लैंड है उसके लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा अभी आपको कि जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की तो ये 6 डिग्री हो जाता है। कैसे बताता हूँ। तीसरा है भारत का ये यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यानी ईस्ट और वेस्ट तक भारत कितना फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल तक कितना विस्तार है हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूर्व से 97 डिग्री 25 ईस्ट। यस, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा विस्तार इतना ही है। और डी कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26, जो गलत है। ठीक है ना, तो अभी ये तथ्य गलत हो गया, हालांकि 2016 का प्रश्न था। हालांकि पर राज्य तब भी 26 ही हुआ करते थे। ठीक है, 28 हुआ करते थे। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तर क्या मिल गया है? डी। उसने सवाल क्या पूछा था कि कौन सा मैच सही नहीं है, बाकी 3 ठीक है, ये वाला गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था इंडिया का विस्तार, यहां पर मैप कहाँ गया हिंदुस्तान का? हाँ, ये जो आपको मैप दिख रहा है, आपको बहुत ध्यान से इस मैप को याद रखना है। अगर कोई भी सरकारी एग्जाम निकालना है
इस मैप से दोस्ती कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के अक्षांशीय विस्तार की, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो जो कन्याकुमारी यानी मेनलैंड है, अगर हम यहाँ से लेकर के और कश्मीर तक की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं, द्वीप समूह भी हैं। तो जब हम बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को देखते हैं तो वो इससे भी आगे तक फैला हुआ है। कहाँ? 6 डिग्री 45 तक या 6 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में जो यहाँ पर अभी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मान लो उसमें लिखा होता 6 डिग्री, तब भी उत्तर सही होता, 6 डिग्री वाला भी, ठीक है। तो ये अक्षांश वाला आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये है हमारा देशांतर, लॉन्गिट्यूड, तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं उसी प्रश्न के ऊपर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। टोटल राज्यों की बात करते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। पीछे ये 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना नया बनने के बाद, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को फिर से 2 यूटीज में बांट दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर 1 यूटी है और लद्दाख 1 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार जो पहले 2 अलग अलग यूटी थे, दमन एंड दीव एक था, दादरा नागर हवेली दूसरा था, उन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में कुल भारत में 28 राज्य हैं और कुल यूटीज प्रदेश कितने हैं भाई? वो हमारे पास 8 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विच इज फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। गलत कौन सा ये पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है ना। अगर हम देखें हमारा क्षेत्रफल जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भौगोलिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। ये एट दैट टाइम ठीक हुआ करता था, ये सवाल आया था। प्रेजेंट टाइम में ये तथ्य अब गलत हो गया है, ठीक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी लैंड बाउंड्री है लैंड बाउंड्री, मैप अभी दिखाया था मैंने आपको, तो गुजरात से लेकर के और पूरा बंगाल तक वो कितना है? वो 15,200 किलोमीटर है। इसमें जो हमारी तटीय बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, दैट मीन्स कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और बाकी सब इधर उड़ीसा तक, उसको नहीं ऐड करेंगे तो ये ठीक है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, गलत। अरुणाचल में होता है। अरुणाचल का नाम ही इसलिए अरुणाचल है कि जहां पर सबसे पहले कौन आता है? अरुण। अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को, है ना। तो अरुणाचल का नाम अरुणाचल क्यों है? क्योंकि वहां सबसे पहले अरुण यानी सूर्य पहुंचता है, ठीक है। तो अब अगर जिस समय ये सवाल था उसके हिसाब से हमारी इसमें एक स्टेटमेंट गलत हो जाती, डी वाली, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर उस हिसाब से डी है। प्रेजेंट टाइम में इसका बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, ठीक है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश यानी लैटिट्यूड, किसकी बात कर रहा है भाई? लैटिट्यूड की। द लैटिट्यूड विच पासिस फ्रॉम सिक्किम, से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक और राज्य से गुजरता है? यानी कि जो लैटिट्यूडनल लाइन सिक्किम से गुजर रही है वो इनमें से किससे गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। अब ये बहुत क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज क्वेश्चन यानी कि बहुत उत्तर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपको मैप ठीक से ध्यान नहीं है तो आप गलती करेंगे, क्योंकि बहुत पास पास ही है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर है राजस्थान। जो राजस्थान और सिक्किम है वो दोनों एक ही लाइन पर स्थित हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैप बहुत ध्यान से आपने नहीं पढ़ा हुआ है, एटलस बार बार नहीं देखा हुआ है, तो पूरी संभावना है आप पंजाब भी टिक कर सकते हैं, आप हिमाचल भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट वो राजस्थान के ऊपर ही है, लगभग सिक्किम की लाइन पर ही है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, भारत का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र,
इसी प्रकार दोनों ही भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप भी वो कंटिन्यूअसली लगातार आपको देखते रहना चाहिए। 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार तो इंडिया का बड़ा मैप देख ही लेना चाहिए, कुछ ना कुछ याद होता चला जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ये आईएएस प्रीलिम्स का सवाल था जबकि, ठीक है, इसका उत्तर ए हो गया। और यहाँ पर मैंने मैप इसलिए लगा दिया है ताकि आपको अगर कंफ्यूजन की संभावना रहे तो दूर हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा सा प्यारा सा राज्य आपको दिख रहा है हिमालय में बसा हुआ, ये है सिक्किम। ठीक है, और यहाँ तक फैला हुआ है हमारा राजस्थान। तो अब अगर यहाँ से कोई अक्षांशीय रेखा गुजरेगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, तो वो ये ऐसे गुजरेगी। ठीक है, तो वो सिक्किम से भी गुजर रही है, फिर नेपाल के बाद हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी गुजर रही है, और हरियाणा से भी गुजर रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दिल्ली से भी शायद गुजर रही हो। ठीक है ना, कई रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर की, तो ये उसके ऊपर आ जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा जम्मू कश्मीर, ये आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल, ये आपको दिखाई दे रहा है पंजाब। ठीक है, दिस इज पंजाब, दिस इज हिमाचल, दिस इज J&K। ऑब्वियसली वहां से ये लाइन नहीं गुजर रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा। जैसा मैंने कहा कि ये इंडिया के बारे में प्रश्न है, पूरा आज की जो क्लास है हमारी, तो कुछ बेसिक हमने यहाँ वहाँ का पढ़ रहे हैं हम। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अब ये एक बेसिक सा प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन बार बार घुमा फिरा करके अलग अलग एग्जामिनर्स पूछते रहते हैं। कहीं पूछ लेगा किससे गुजरती है, किस राज्य के से नहीं गुजरती है, उन राज्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सेट करिए, उन राज्यों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सेट करिए, या कई बार किसी राज्य की राजधानी के बारे में पूछ लेता है कि किस राज्य की राजधानी से गुजरती है। तो 2-3 प्रश्न मैंने अलग अलग प्रकार के डाल दिए हैं। बेसिक फैक्ट ये है, अगर इन आंसर्स की ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा बिहार। आप बोलोगे सर बिहार कैसे, क्योंकि भैया एट दैट टाइम बिहार झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे जब ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, बाद में वो अलग अलग राज्य बन गए। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, जो मैंने मैप में दिखाया भी अभी आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, गुजरात। आई होप दिस कलर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दिया आपको, गुजरात दिख रहा है। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, ये रेखा राजस्थान से भी गुजर रही है। हालांकि राजस्थान में केवल राजस्थान के दक्षिणी भाग से थोड़ा सा गुजर रही है। उसके बाद हमको बीच में सबसे ज्यादा फैलाव कहाँ पर इसका, मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़, उसके उत्तरी भाग से गुजर रही है। ठीक है, फिर ये आपको दिखाई दे रहा है झारखंड, उससे गुजर रही है। अब पहले बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था, बाद में अलग हो गया। इसी प्रकार पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 तक एक ही हुआ करता था, बाद में अलग कर दिया उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद किससे गुजर रही है, तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और फिर 2 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, है ना, और यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको सबसे अंत में मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार ये त्रिपुरा हो गया और ये क्या हो गया, मिजोरम। अब नंबर कितने हो गए, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 MP, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम है हमारा पश्चिम से पूरब का। अगर मान लो इसी में प्रश्न बन जाता है कि भैया किन किन राज्यों से गुजरती है, उसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में सेट करिए, तो आपको पूर्व से पश्चिम भी याद होना चाहिए। पहला है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। कई बार पूछते सबसे लंबी कहाँ से गुजरती है, सर्वाधिक लंबी कहाँ से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है। तो छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, अब ये प्रश्न 2-3 जगह आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि एक ही सवाल को वो घूम घूम कर पूछता रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है
निम्नांकित नगरों में से, सिटीज जो है यानी कि कैपिटल्स या प्रमुख शहर हैं में से, कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके सबसे पास कौन सा सिटी है। ठीक है, अब आपको चार दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको अगरतला नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जबलपुर, गांधीनगर और उज्जैन। उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी में ही पूछा हुआ है, कहीं यूपी पीसीएस जीआईसी में ही पूछा हुआ है, लोअर में ही पूछा हुआ है, यानी कि फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, और बाकी सब एग्जाम्स के अंदर ही बार बार प्रश्न इस टॉपिक पर बन रहा होता है। ठीक है, और इसमें शहरों का नाम बदलते रहेंगे, केवल यही शहरों का नाम रहेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि जब भी कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आप जब मैप को देखें तो जो प्रमुख लाइनें हैं, कर्क रेखा है, 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है, उसके आसपास कौन से शहर स्थित हैं वो देख लें। मैप में धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाएगा। अगर आपको स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, कोई भी और बीपीएससी वगैरह को या कुछ और एग्जाम भी, तो अपने राज्य के जो प्रमुख शहर हैं उसके आसपास कोई रेखा गुजरती है क्या वो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इजीली उत्तर मिल जाएगा। यहाँ के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर हमारा उत्तर बी है कि भाई ये जबलपुर के पास से गुजर रही है। ठीक है, 23.5 डिग्री, ये अलग अलग डिग्रीज लिखी हुई है कि कौन कितना ज्यादा पास है, उस हिसाब से हमको उसका उत्तर मिल गया। ठीक है, सॉरी गांधीनगर। चलिए, तो ये डिजिट्स बदलते रहेंगे हमेशा, हर बार सवाल सेम होगा, शहरों का नाम बदल जाएंगे उसमें, या राजधानियों का नाम बदल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। अब पिछले जो सवाल था उसमें भी सवाल तो कर्क रेखा के ऊपर ही था, बस फर्क क्या था, चार में कौन ज्यादा पास है। यहां पर भी उसी सवाल को अलग तरीके से पूछा हुआ है। दिल्ली, जोधपुर, कलकत्ता, नागपुर, चार अलग अलग छोर के शहर दे दिए हैं। दिल्ली उत्तर में हो गया, जोधपुर पश्चिम में हो गया राजस्थान, कलकत्ता ईस्ट में हो गया पश्चिम बंगाल की राजधानी, नागपुर सेंटर साउथ में हो गया। ठीक है ना, मतलब महाराष्ट्र का एक प्रमुख सेंटर हो गया। ठीक है, तो कौन सा कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, अब आप लगाते रहिए आइडिया, ठीक है ना, कि कौन सा पास है। चलिए, ठीक है, उत्तर तो खैर यहाँ आपको दिख ही रहा है कि कलकत्ता है। अब देखिए, अगर आपको मैप याद है तो आप कम से कम वहां पर थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्का इन द सेंस, हाँ, चार ऑप्शन है, ये दो तो नहीं लग रहे। जैसे दिल्ली बहुत स्पष्ट दिख रहा है, तो दिल्ली तो बहुत दूर है भाई, 23.5 डिग्री मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रहा है, दिल्ली कहाँ ऊपर है ना, तो दिल्ली तो नहीं होगा ऑप्शन में। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचती हैं, तीन में से एक को सेलेक्ट करना था। ठीक वैसे ही नागपुर भी साउथ में है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो है उसका साउथ ईस्ट में है उसके नागपुर महाराष्ट्र के। ठीक है, अब बचा जोधपुर और कलकत्ता, ये दोनों की पूर्व पश्चिम में है। इसमें से आपको हिसाब लगाना था, तो चूंकि आपको पहले से ही पता है कि पश्चिम बंगाल से गुजर रही है, राजस्थान के तो एकदम साउथ से ही गुजर रही थी ये रेखा, तो वो पास में नहीं हो सकता, तो आंसर निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा सा धीरे धीरे हम प्रश्नों की डिफिकल्टीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, मुश्किल नहीं है, केवल समझने वाला है। सवाल क्या कहता है कि जून माह में, इन द मंथ ऑफ जून, निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, कि कहां पर दिन लंबा होगा। आपको पता है दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे के होते हैं। जैसे जैसे सूरज के सापेक्ष पृथ्वी की पोजीशन बदलती है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है जो एक साल में पूरा करती है। तो जब वो अलग अलग जगह पर होती है, उसके हिसाब से धरती पर अलग अलग जगह पर उसको रोशनी कम या ज्यादा प्राप्त होती है। इसीलिए जब गर्मी होती है हिंदुस्तान या उत्तर भारत में, या जिस गोलार्ध में हम रहते हैं, तो वहां पर गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सुबह जल्दी सूरज निकल आएगा, रात को देर तक सूरज जाता है या सूर्यास्त होता है।
जबकि सर्दियों में क्या देखते हैं कि सुबह अंधेरा 6, सवा 6, 6:30 तक भी रहता है, शाम को 5:30 के बाद ही अंधेरा हो जाता है। तो यानी कि दिन की ड्यूरेशन, अवधि कम ज्यादा होती रहती है। ये बात श्योर है? वेरी गुड। अब वो क्या कह रहा है कि जून में इनमें से कहां पर सबसे लंबा दिन होगा, यानी सबसे जल्दी सूरज निकल आया है और देर तक रहेगा, वो कहां पर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। क्या लगता है, बताइए भाई, जून की बात कर रहा है वो। तो देखो, एक बात तो उस पर यह समझना है कि जून में क्या होता है, जून में सूरज डायरेक्टली कहां पर चमकता है, कर्क रेखा पर। आपने सुना होगा ना, सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, 21 जून को होता है ना। तो जून में सूरज डायरेक्टली कहां पर चमक रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर। तो जो कर्क रेखा के ज्यादा पास होगा वहां पर दिन क्या होगा, वहां पर दिन सबसे लंबा होगा, और जो कर्क रेखा से दूरी पर होगा वहां पर दिन क्या होगा, छोटा होगा। अब जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं, इसमें से उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से शहर पास में हैं, तो बाकी 2 विकल्प तो वैसे ही निकल जाते हैं हमारे, जो कर्क रेखा से दूर हैं। 2 विकल्प में से हमको चुनना था, भोपाल और दिल्ली में से। ठीक है ना भाई, अगर आप देखेंगे हैदराबाद, चेन्नई तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि वो बहुत दूर है कर्क रेखा से, दक्षिण की तरफ है। सी और डी में से एक में कंफ्यूजन आपको होने की संभावना रहेगी, तो डी उत्तर क्यों हुआ। ठीक है, तो जैसा कि ध्यान में है, जैसे जैसे सूर्य नॉर्थ में जाता है, उत्तरायण हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर जाता है, तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में दिन का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, और 21 जून को वो एकदम कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली चमक रहा होता है, गर्मी का प्रखर होता है 21 जून। ठीक है, और इसलिए उसके सबसे पास कौन है, दिल्ली है। भोपाल थोड़ी ही दूरी पर है, यानी दिल्ली और भोपाल में जो दिन होगा उसमें थोड़ा ही फर्क होगा। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे उत्तर साथ में ग्वालियर वगैरह लिखा होता, उज्जैन लिखा होता, तो फिर दिल्ली की जगह ऑप्शन क्या हो जाता, उज्जैन हो जाता, ग्वालियर हो जाता, या उसके आसपास का कोई और भी शहर हो सकता था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। ठीक है, अब ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही है। देखिए, ध्यान रखिए, जब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, कर्क रेखा, मानक रेखा, अड़ोस, पड़ोस में कौन है, ये सब प्रश्न इस पर लगातार बनते हैं। ठीक है, तो अभी उसी को हम करते रहेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विच फॉलोइंग रिवर्स पासेज 2 टाइम्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 2 बार काटती है मतलब कि मान लो ये कर्क रेखा है, तो वो नदी इससे 2 बार ऐसे गुजरती है ना, 2 बार उस रेखा के ऊपर से गुजर रही है, ऐसी कौन सी नदी है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन आपके सामने ही है। तो एक बहुत छोटी सी नदी है, माही नदी, है ना। नर्मदा तो बड़ी नदी हो गई, चंबल भी उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है, बहुत सुंदर खूबसूरत नदी है। लेकिन माही नदी है जो छोटी सी नदी है और गुजरात के अंदर बहती है, ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले ये यहाँ से ऐसे बहते हुए उसको काट के ऊपर जाती है, फिर वापस काट के नीचे आ जाती है, और फिर जाकर के आगे नदी पूरी होती है, समाप्त होती है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा माही नदी, 2 बार पार करती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप लोगों को मैप याद होगा अगर इंडिया का, देखिए ये मैंने मैप बनाया हिंदुस्तान का, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है। ठीक है, अब देखिए ऐसे भारी प्रश्न जो होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल और केवल आपको कंफ्यूज करना। भारी प्रश्न पढ़ के विद्यार्थी कंफ्यूज होता है और गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यामयोत्तर मतलब होता है मेरिडियन, ठीक है, मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो जो भारतीय मानक समय है वो किस लाइन पर डिसाइड होता है, 22 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री ईस्ट,
पूर्वी, है ना। वो क्या कह रहा है कि जब यहाँ पर अर्धरात्रि है, 82.5 डिग्री जो लाइन है जो इलाहाबाद के बगल से गुजर रही है, वहां पर अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि मतलब क्या हो गया, रात का क्या बज रहा है, 12, या इसी को हम कहते हैं 0 आवर भी कहते हैं। अगर आपने कभी घड़ी देखी होगी डिजिटल क्लॉक, तो जैसे ही 11:59 होते हैं, आप उसमें कहीं 12 बजते नहीं देखेंगे, 4 0 हो जाता है ना। फिर सीधा 1 सेकंड होता है, उसके बाद फिर उसमें 12 का आता है ऑप्शन, या 00 मिनट और आगे चलता है, ठीक है। तो उसको 0 आवर कहते हैं, या रात के 12 बजे हम कह देते हैं सरल भाषा में। तो जब 82.5 डिग्री पर रात के 12 बज रहे हैं और कोई और जगह है वहां पर क्या बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, वहां पर क्या बज रहा है भाई, सुबह का 6। तो क्या पूछ रहा है, उस स्थान की अवस्थिति किस याम्योत्तर पर है, यानी कि जो जहां पे 6 बज रहा है वो किस देशांतर रेखा या लैटिट्यूडनल लाइन पर स्थित है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर स्थित है। अब समझिए इस सवाल को। ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, यहां से एक लाइन गुजर रही है, ये कौन सी लाइन है भाई, 82.5 डिग्री की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर रात के 12 बज रही है। अब वो कह रहा है कि कहीं पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो कहाँ बज रहे होंगे। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, यानी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसके पूरब में टाइम होता है प्लस, उसके पश्चिम में टाइम होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या होता जाता है, प्लस होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो रात के बज रहे हैं क्या, 12 बज रहे हैं, कहीं पर सुबह का 6 बज रहा है, तो वो कहाँ कितनी दूर होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसको ऐसे देखिए आप, मैप कहाँ गया, तो इसको पहले बेस आप समझ लो, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री पर खड़े हैं, इधर बढ़ेंगे तो हम प्लस बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस, यानी टाइम पीछे जाएगा, यहाँ पर टाइम आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि जहां पर सुबह 6 बज रहा है तो वो टाइम आगे बढ़ गया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ रात है, जबकि कहीं और सुबह 6 हो गई है। तो चूंकि हमारे यहाँ रात है, हमारे यहाँ सुबह 6 बजेगा 6 घंटे बाद, यानी कि वो जगह हमसे 6 घंटे पहले है, तो प्लस में है। तो प्लस कहाँ पर होगा, ईस्ट में ही तो होगा, यानी पहली बात वो जगह हमसे कहाँ पर है, पूरब में है। अब कितना पूरब में है, ठीक है। तो नॉर्मली 1 घंटा, 1 आवर जो होता है, अगर किसी दो जगह के बीच में 1 घंटे की दूरी है, तो उसके बीच कितना डिफरेंस होगा भाई, 15 डिग्री का। ये ध्यान रखना है आप। हमारी जो धरती है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो डिफरेंस 15 डिग्री का होगा। तो 15 डिग्री 1 घंटे, तो उस हिसाब से 15 गुणे 6 कितना डिफरेंस होगा, यस 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर 82.5 डिग्री पर रात के बज रहे हैं क्या, रात के बज रहे हैं 12, तो जो जहां 6 बज रहे हैं वो इससे 90 डिग्री पूरब में होगा। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो 90 प्लस 82.5 कितना हो गया, 172 डिग्री पूर्व हो गया, ठीक है। सरल सा हमारा उत्तर हो गया। कहाँ गया उत्तर, ये रहा, 172 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल हो तो उसमें एक काम और करना है, हमको अगर बेसिक आइडिया मिल गया है कि भाई ये है तो इसके पूर्व में, तो तुरंत जो ऑप्शन पश्चिम वाले हैं वो तो आप काट ही दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही जिस जगह पर है उसके भी जो आंसर पश्चिम में वो भी काट दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 82.5 डिग्री पर है, तो यह आंसर भी कट जाएगा, ठीक है, यह आंसर भी कट जाएगा, ठीक है। अब आखिरी आंसर यही रह गया। तो ये भी तरीका है, डिटेल में मैंने क्यों बताया है, ताकि आप प्रश्न को समझ पाए ठीक तरीके से। अगर आपका इस टॉपिक पर अच्छा कमांड है तो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि पश्चिम तो हो नहीं सकता, और ये बाकी दो जगह भी इसके पश्चिम में ही है, क्योंकि 82.5 डिग्री पर तो हम खड़े ही हुए हैं ऑलरेडी, हमको तो इस तरफ बढ़ना है। और 7:31 7:30 ये दोनों किधर है, तो क्या नाम है, इसके पश्चिम में ही है। बेशक वो दोनों पूरब लिखा हुआ है, पर इसके तो पश्चिम में है ना, इस लाइन के तो, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है यानी वेस्टर्न पॉइंट है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है, अब इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट है, पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। यानी भारत है, उसके जो दो छोर हैं पूरब और पश्चिम में, सबसे पश्चिमी छोर कहाँ है, गुजरात में है, सबसे पूर्वी छोर कहाँ है, अरुणाचल में है। तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, अब ये कैसे पता लगाएंगे। आप में से बहुतों को पता होगा 2 घंटे होता है, इसका आंसर क्या है 2 घंटे। पर कैसे, तो सीधी सी बात है कि भाई जो हिंदुस्तान का पूरब और पश्चिम है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फर्क है उससे पता लगता है। तो हमको पता है कि यहाँ पर 68 डिग्री हो रहा है जहाँ पर गुजरात है, अभी हमने पढ़ा था, और सबसे आखिरी जो छोर है वहां पर कितना डिग्री होता है, 97 डिग्री होता है। तो 68 और 97 इनके बीच में लगभग कितना अंतर है, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। कितने डिग्री डिफरेंस है भाई, 30 डिग्री का। मैंने अभी बताया था आपको 1 डिग्री पर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क आता है, तो 30 डिग्री पर कितने घंटे का फर्क आएगा, 2 घंटे का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हो गया सवाल। ठीक है, ऐसे ही। तो यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा है सुबह 3 बजे, तो गुजरात में सूरज कब निकलेगा, लगभग 2 घंटे बाद 5 बजे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, अरुणाचल में। यानी सूरज क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, या धरती जो हमारी घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, 2 घंटे का फर्क होगा। इसी प्रकार अगर वो पूछ ले कि भाई ठीक है चलो सूरज तो निकला ही है, सूरज ढलने का तब भी अंतर उतना ही है, वहां पर दिन भी जल्दी हो रहा है तो रात भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, मैंने अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वहां पर मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग में सेमिनार्स लिए हुए हैं। ठीक है ना, 7 बजे 8 बजे एकदम परफेक्ट, सब दुनिया पूरी एक्टिव हो चुकी होती है, नहा धो करके तैयार होकर के दफ्तर वगैरह पहुंच चुके होते हैं, स्कूल शुरू हो चुके होते हैं, कॉलेज शुरू हो चुके होते हैं। ठीक है, जबकि जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे तो वहां दिन धीरे धीरे देरी से होगा, क्योंकि सूरज ही देरी से पहुंच रहा है, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, ये इसका अंतर हो गया 2 घंटे का। तो बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर 2 जगहों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस अगर आपने ये पता कर लिया तो आसान है कि कितने टाइम का डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर 1 मिनट की बात होगी, तो सॉरी 1 डिग्री की, तो डिफरेंस कितना होगा, 4 मिनट का। यानी हमारी धरती 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो केवल आपको डिग्री का डिफरेंस फाइंड करना है 2 जगहों के बीच में, टाइम का डिफरेंस अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न यानी सुबह के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय टाइम क्या होगा। ठीक है, अब बहुत आराम से समझ लीजिए भाई। ठीक है, उसने कहा है भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बज रही है, कहां पर, 82.5 डिग्री के अनुसार। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। तो बेसिक बात तो ये याद रखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में वैसे एक ही टाइम होता है, क्योंकि हमारा मानक समय एक ही है। ठीक है, तो जो टाइम यहाँ है वही सब जगह माना जाएगा, लेकिन तब भी डिफरेंस हमको फाइंड करना है सवाल बताने के लिए। तो कितना होगा, तो ये मानक समय क्या है, 82.5, और डिग्री कौन सी बता रहे हैं वो, 92। कितना अंतर है भाई दोनों के बीच में, 10 डिग्री का अंतर है, 9.5 डिग्री का अंतर ऐसा मान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री कितना, 4 मिनट, तो 2 डिग्री पे कितना हो गया, 8 मिनट। इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे 10 डिग्री की, है ना, 10 डिग्री की, तो 10 गुणा 4 कितना फर्क आता है, 40 मिनट का। अब चूंकि ये 82.5 है तो 1 मिनट उसका भी कम हो जाएगा, 2 मिनट उसका भी कम हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री 4 मिनट, तो आधा डिग्री कितना, 2 मिनट। तो अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 में से 2 हटा दिया हमने, कितना बचा, 38। उत्तर क्या हो गया, 10:38। समझ में आया कैसे हो गया, फिर से बता दे रहा हूँ। 82.5 डिग्री पर टाइम क्या था, 10 बज रहा है, 10 AM।
ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या है कि 92 डिग्री पर टाइम क्या होगा, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 9.5 डिग्री का, ठीक है ना, 9.5 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 1 डिग्री होता है 4 मिनट, तो 9 डिग्री कितना हो गया, 9 चौक 36, और आधा डिग्री 2 मिनट, कुल हो गया 38, बस उत्तर मिल गया। बढ़े आगे, चलिए जो मैंने बताया है वो कैलकुलेशन यहाँ भी दिया हुआ है, 9.38 मिनट का अंतर। लेकिन ध्यान रखना है हिंदुस्तान में एक ही समय होता है सब जगह, तो ये खाली कैलकुलेशन के लिए, सवाल पूछने के लिए, वरना जो समय दिल्ली में होगा, गुजरात में होगा, वही अरुणाचल में भी होगा, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है अदरवाइज। अगला है भारतीय मानक समय यामी उत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि जो 82.5 डिग्री की लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, वहां पर क्या है, मध्याह्न। मध्याह्न क्या होता है, दोपहर का 12 बजे, 12 PM, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब बिल्कुल ये वैसा ही प्रश्न है जैसा पिछला अभी हमने किया है, खाली डिजिट्स बदल गई हैं, क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, लगाइए गणित, लगाइए फटाफट और बताओ फटाफट से। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो 82.5 डिग्री है वहां पर क्या टाइम हो रहा है, 12 PM, और वो कह रहा है कि 120 डिग्री, ये भी ईस्ट है पूर्वी और ये भी ईस्ट है, वहां पर टाइम क्या होगा। हमें क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, कितने डिग्री का अंतर है। तो 20 डिग्री का इधर हो गया, ठीक है, और 20 डिग्री का उधर मान लेते हैं, हालांकि वो एक्चुअल में अंतर कितना है, वो 82.5 है, तो 7.5 हो गया, ठीक है, यहाँ 17.5 हो गया, ठीक है। तो 37.5, 37.5 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 37.5 डिग्री का। अभी हमने कहा है 1 डिग्री 4 मिनट, अब आप उसको गुणा करते चले जाओ, ठीक है। आप अगर 37 से भी गुणा करोगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ये 148 मिनट तो ये हो गया, और आधे का 2 मिनट, कुल कितना हो गया, 150 मिनट का फर्क है दोनों के बीच में। इस 150 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर दो, 60 दूनी 120 और 30, 2.5 घंटे का फर्क आ गया, ठीक है, 2.5 घंटे का फर्क। तो यहाँ पर क्या बज रहा है, 12, वहां पर क्या बज रहा होगा, 2.5 बज रहा होगा, 14:30, ठीक है। सबको स्पष्ट हुआ, उसका उत्तर ध्यान से एक बार आप देख भी लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ठीक है, पुनः बता रहा हूं, जब भी किसी भी दो जगहों के बीच में डिफरेंस ढूंढना है ए और बी, तो आपको कितने डिग्री का फर्क है ये पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी डिग्री का फर्क है उसको आपको 4 से गुणा कर देना है ना, 1 डिग्री 4 मिनट, तो कहीं पर अगर फर्क मान लो 40 डिग्री का है तो कितने मिनट हो जाएगा भाई, 160 मिनट का फर्क आ गया। इस 160 को आप घंटों में कन्वर्ट कर लो बस, ठीक है ना, सिंपल है। अगर ईस्ट या वेस्ट सेम है, तो अगर वो ईस्ट या वेस्ट बदल जाता है तो फिर आपको गैप को भी मेंटेन करना होगा, जो भी आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। अभी तो हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसके आसपास की बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अभी अब तक सवाल आ रहे थे किस पर, लैटिट्यूड यानी अक्षांश पर थे, अब सवाल किस पर है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, जो हमने शुरुआत में किए थे ना, वो कर्क रेखा पर थे, अक्षांश पर थे। तो कह रहा है कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, ठीक है, बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। यानी कि जो मैप है, अगर यहाँ पर दिल्ली है, ये जो लाइन गुजर रही है, इस लाइन के आसपास कौन सा शहर है। वहां पहले क्या सवाल आ रहा था
जो कर्क रेखा है उसके सबसे आसपास कौन सा स्थित है? अभी उसने पूछा है कि जो दिल्ली से लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजर रही है, देशांतर रेखा गुजर रही है, उसके कौन सा पास है? तो उसका उत्तर बंगलुरु होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप मैप देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हैदराबाद और नागपुर दोनों दाएं और बाएं हैं। ठीक है, पुणे भी ठीक ऐसे ही क्या नाम है सेंटर में आ जाता है, जबकि जो बेंगलुरु है लगभग उसी लोकेशन पर है जहां पर दिल्ली है। दिल्ली का 76 डिग्री पर है और ये 77 डिग्री पर है, 1 डिग्री के आसपास है दोनों। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें आप जब मैप देखते रहेंगे लगातार अपने आप याद होता है, क्योंकि आप किसी 10 शहर का याद कर लेंगे, उसमें पूछते किसी 12वें शहर के ऊपर तो क्या कर लोगे आप? तो ये एक अनुमान से लगाया जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ठीक है, अब आप सबको पता ही है कि जो इंडिया के चारों पॉइंट से 4 अलग अलग जगहों पर हैं। सदर्न पॉइंट कौन सा है? सबसे सदर्न पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो अंडमान निकोबार में, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर उसने ऑप्शन निकोबार के ही 3 दे दिए। ठीक है, कि छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, तो ये ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार क्या होता है समझ लीजिएगा, जो अंडमान निकोबार है, आप आई होप ये मैप देख पा रहे होंगे, है ना? तो जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस अंडमान निकोबार को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं अंडमान, नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं निकोबार। ठीक है, फिर अंडमान के भी कई हिस्से हैं, आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, 4 हिस्से हो गए। निकोबार के 2 हिस्से हैं, ये हो गया कार निकोबार और नीचे वाला पूरा कहलाता है ग्रेट निकोबार। क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, सैकड़ों आइलैंड्स का समूह है, तो हर आइलैंड का नाम है और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उसको बड़े नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न आए तो पहली बात तो सीधी सी बात है कि भाई अंडमान कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा उसमें, इसलिए निकोबार ऑप्शन दिए हैं। अब निकोबार में भी 2 ऑप्शन हमने पढ़े, ये ऊपर वाला कहलाता है कार निकोबार आइलैंड, नीचे वाला पूरा क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसका सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। वहां के बाद फिर हमारी जमीन खत्म है, वहां पे फिर आगे क्या है? आगे फिर समंदर है, या इंटरनेशनल कह सकते हैं लैंड या एरिया, टेरिटरी, क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हिंदुस्तान के चारों कोनों पर कौन कौन से इलाके हैं ये हमको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जैक्टली किस राज्य में है ये पता होना चाहिए, राज्य के किस जिले में है ये पता होना चाहिए, उसके आसपास कौन सी वाटर बॉडी है, ये वाला समुद्र है, वो वाला समुद्र है, ये वाली गल्फ है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बार राज्य तो नहीं पूछेगा वो। क्या कह रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? अब उसने 4 बड़े शहरों का नाम दे दिए हैं, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। तो कह रहा है इसमें से ईस्ट में सबसे ज्यादा कौन है? ठीक है, अब थोड़ा सा मैप देखो, ये बहुत सरल सवाल है, अगर थोड़ा सा इसको मैप याद होगा वो कह देगा भाई नहीं, इसका उत्तर लखनऊ में। ठीक है, क्यों? हैदराबाद वेस्ट में है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है ना, भोपाल से कुछ ही दूरी पर फिर आगे इंदौर और महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। ठीक है, बंगलुरु वो भी एकदम वेस्ट में ही है। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ कुछ को हो सकता है कि लखनऊ और हैदराबाद के बीच में हो जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे उत्तर में तो लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के भी पूर्व के हिस्से में है, कानपुर को पार करने के बाद है ना। ठीक है, सो द आंसर इज लखनऊ। ठीक है, अब ये फिर से कह रहा हूं बार बार, ये जो प्रश्न होते हैं ये याददाश्त बेस्ड सवाल है, आपको याद नहीं करना है, आपको मैप को याद रखना है बस, उसमें से कब कहां से प्रश्न निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। द नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ द टुडेज क्लास, भारत का वो कौन सा स्थान है, विच प्लेस ऑफ इंडिया, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है,
अब हमको पता ही है कि जो हमारा इंडिया है ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है ना। यहाँ पर हमको क्या दिखता है, अरेबियन सी। यहाँ पर हमको क्या दिखता है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये तीनों जहां मिलते हैं वो कौन सी जगह है। ठीक है, तो वो जगह है इस स्थान पर जहां पर केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं क्या, कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, यहाँ से तीनों अलग होते हैं। ठीक है, देखिए मैप में दिखा देते हैं आपको, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केरला वाला हिस्सा हो गया, ये तमिलनाडु का हो गया। तमिलनाडु की सीमा के अंत में यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो इसके दक्षिण में इंडियन ओशियन है, इसके पश्चिम का इलाका अरब सागर का क्षेत्र कहलाता है, और इसके पूरब का इलाका बंगाल की खाड़ी क्षेत्र कहलाता है। तो यही कन्याकुमारी इन तीनों का मर्जिंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं इन तीनों का सेपरेशन पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये जो बीच में लाइन आपको दिख रही है, ये भारत का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के, यानी कि श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाता है। इस हाईवे का कौन सा नंबर है जो बदला हुआ, उसके हिसाब से आप सब कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, इस हाईवे को हम किस नाम से जानते हैं और लगभग कितना लंबा होगा ये हाईवे। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो लंबाई का अंदाजा तो लगा ही लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की टोटल लंबाई कितनी है उत्तर दक्षिण के बीच में, लगभग वही लंबाई उसके पास ही होगी, 100 किलोमीटर कम करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अब आप लोगों को उसने नाम नहीं पूछा है, गौर माता है सबको पता है, गौर माता का नाम नहीं पूछा है, उसने क्या लिख दिया है, उसने डिग्रीज लिख दी है। ठीक है, अब कंफ्यूज कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जो पश्चिम लिखा है दोनों अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पूरा इंडिया ही पूर्व में है, भाई ये जो हमारी धरती है इसके 4 हिस्से हो गए, है ना। ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हो गया साउथ, इधर वाला हो गया ईस्ट, इधर वाला हो गया वेस्ट। इंडिया कहाँ पर है इस धरती के, इंडिया इस धरती के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पश्चिम है तो वो तो कैंसिल हो गया, बाकी दो में से कौन होंगे एक, तो वो कौन सा है, वो राजस्थान, सॉरी वो गुजरात है। ठीक है, राजस्थान तो उत्तर में हो जाता कर्क रेखा के। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात। अब मैं आपको इसकी झलक दिखला करके फिर आज की क्लास को खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है ये। ठीक है, जो हमारे चारों अंतिम बिंदु हैं, अगली क्लास में मैं उन चारों की फोटोज भी दिखा दूंगा आपको, अभी केवल एक की दिखाता हूँ। सबसे पहले तो चारों बिंदु हो गए, इंडिया के जो 4 कोने हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर, एकदम यहाँ पर जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय को पार करने के बाद जो पहाड़ियाँ आती हैं उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। वहाँ पर एक जगह है उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, उसके उत्तर में कुछ नहीं है हिंदुस्तान का, तो किसी और देश की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार पूरब की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अंतिम छोर है, वहां पर एक जगह है किबीथू। इसके बाद फिर म्यांमार वगैरह की और ऊपर चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। दक्षिण का मैंने बता ही दिया, मेनलैंड पर कन्याकुमारी है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। पश्चिम में गुजरात में यहाँ पर एक जगह है, इसको गौर माता या गौर मोती भी कुछ लोग बोलते हैं, वो स्थान है। अब ये कैसा है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये अंतिम पॉइंट है जहां पर जमीन हमारी है। इसके बाद ये आपको सामने दिख रहा है अरब सागर, और यहाँ भी कुछ माइल्स के बाद, ठीक है ना, नॉटिकल माइल, समुद्र में तो नॉटिकल माइल में होती चीजें, फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल टेरिटरी शुरू हो जाती है। तो सबसे जो वेस्टर्न पॉइंट है वो हमारा कौन सा है भाई, ये है गौर माता। इसी को कोटेश्वर भी कहते हैं वहाँ स्थानीय परिचय में। आप देख पा रहे होंगे फोटो भी लगी हुई है गुजरात टूरिज्म की, आई एम एट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। लोग जाते हैं यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हैं और खूब डालते रहते हैं। ठीक है, अब ये जगह कितनी खूबसूरत है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे अंतिम छोर यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये पूरी एक रोड बनाई गई है समंदर के अंदर जाकर के, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड था उस पर हमने बना दिए। और यहाँ पर ये मंदिर दिख रहा है, इसको हम कोटेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। सब जगह से अरब सागर की सुंदर हवाएं आती हैं बिना पॉल्यूशन वाली। ठीक है, और
यहाँ तक ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, इसके बाद फिर आगे खत्म हो जाता है और फिर समंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो पहुंचने का रास्ता है वो दुनिया के सबसे शानदार रास्तों में से एक है। ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ठीक है, ये सड़क, ये जो क्षेत्र है ये गुजरात में एक जिला है जिसको हम कहते हैं कच्छ या रण ऑफ कच्छ कहते हैं। तो उस रण ऑफ कच्छ के अंदर ये सड़क पूरा उससे गुजर रही है। और यहाँ पर जो आप दाएं और बाएं देख रहे हैं ये क्या है, ये नमक के मैदान है। जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पर पानी भर जाता है। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है इस पर ट्रैवल करना। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत लोग रोड टू हेवन भी कहते हैं। और यही सड़क बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स, जैसे आपने धौलावीरा का नाम सुना होगा हिस्ट्री के अंदर, वहां भी यही सड़क ले जाती है। ठीक है, भरूच, कच्छ, ये सब इलाके जो सारे हो गए वो यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अभी आज की क्लास को हम लोग पूरा करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा भारतम पीसीएस का टेलीग्राम है वहाँ पर आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएंगी, उसको आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इकोनॉमी की भी क्लासेस चल रही हैं, उस पर जुड़े रहिए। और किसी भी प्रकार की और जिज्ञासा है या कोई चीज़ आपको आवश्यकता है, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे दिए गए नंबर पर हमको आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड डे।